हम लोगों ने क्लास 1 में मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिर टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स ही सिर्फ पढ़े थे, और टाइप्स भी होते हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी इन 3 टाइप्स से आगे बढ़ रहे हैं। लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, कर्वीलिनियर जब कर्व्ड पाथ में मोशन होता है, सर्कुलर मोशन जब सर्कुलर पाथ में मोशन होता है। फिर हम लोगों ने स्पीड पे आए थे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड हम लोगों ने इसका ऐसा यूनिट सीखा था। फिर उसके बाद वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक वेलोसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया था, डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर एक टर्म सीखा था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, उसकी क्षमता कहलाती है, उसका क्या उसका आउटपुट है वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक अपना फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, एक मेजरमेंट होता है। फिर हम लोगों ने 2 टर्म्स सीखे थे, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि स्पीड और डिस्टेंस जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक बच्चे ने मेरे से एक डाउट पूछी थी, मैंने कहा था मैं वीडियो में जवाब दूंगा कि सर वेलोसिटी का कोई एग्जांपल दीजिए। बेटा हर वो एग्जांपल जो स्पीड के लिए है वही एग्जांपल वेलोसिटी के लिए भी है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम कोई वेलोसिटी का स्पेशल एग्जांपल लेके नहीं चलते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में एनी स्पीड विच इज विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, ठीक है। और जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं यूज नहीं करते। डे टू डे लाइफ में आपको स्पीड और डिस्टेंस टर्म्स का ही यूज करना है। चलो अब मैं थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको डिटेल्स में जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट होता है। डिस्प्लेसमेंट की एक और नई डेफिनेशन दे रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। shortest distance between initial point and final point is called displacement। डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे मतलब अंडरस्टैंडिंग में कैसे लें, एग्जांपल से कैसे समझें इसको। एग्जांपल से ऐसे समझें, ये डेफिनेशन आप लोग कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आराम से कॉपी में नोट कर लेना। अब डिस्प्लेसमेंट में मानो ये एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर ए पे हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ है अपनी घर की छत पे, यहां पे उसका दोस्त सामने वाली सड़क पे सी पे उससे मिलने आया है। इस बी पॉइंट से होते हुए दोस्त को पहले अपने घर की लिफ्ट से या अपने स्टेयर से नीचे आना पड़ेगा, फिर सड़क क्रॉस करके सी से मिलने जाना पड़ेगा। यानी उसको प्रैक्टिकली जो डिस्टेंस चलना है वो कौन सा चलना है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये उसका प्रैक्टिकली डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शब्द को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि प्रैक्टिकली क्या चीज पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट ए टू सी ही माना जाएगा, क्योंकि हमारी अभी भी जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन थी वो क्या था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इस ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट एसी होगा। अब वो उड़ के जाए अपने दोस्त से मिलने, चाहे जैसे जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एसी ही होगा। तो प्रैक्टिकली तो डिस्प्लेसमेंट हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं आया ना, प्रैक्टिकली तो डिस्टेंस ही आया। बट डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे किया गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इस डेफिनेशन को डिस्प्लेसमेंट के अच्छे से याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस का डिस्प्लेसमेंट हमेशा एसी ही रहेगा, भले ही डिस्टेंस ट्रैवलिंग ए बी और बीसी वाले पाथ से हुई हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 सबको समझ आ गया? नहीं आया तो ग्रुप पे बताएंगे कि एग्जाम्पल 1 सर समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल 2 लेता हूं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगुलर पाथ बनाया, ए बी सी डी। अब मानो एक आदमी रेक्टेंगुलर फील्ड में या रेक्टेंगुलर पार्क में चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया और डी से ए आया, ऐसे करके चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जब वो ए से बी पे गया और बी से सी पे आया, अभी उसका फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या माना जाएगा, डिस्टेंस उसका माना जाएगा क्योंकि वो सचमुच क्या चला है, ए बी प्लस बी सी। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा एसी, क्योंकि उसका शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एसी है। ये हमारे एग्जांपल 1 से ही कोरिलेटेड सा दिख रहा है, राइट। ये जब उसका फाइनल पॉइंट सी था
पॉइंट सी उसका जब हमने फाइनल पॉइंट लिया तो इस केस में बात आई। अब हम मान लेते हैं उसका फाइनल पॉइंट जो है वो पॉइंट ए ही है, वो ए से ही शुरू हुआ और घूम फिर के ए पे ही आ गया, पूरा एक चक्कर लगाया। तो आप डिस्टेंस इसका कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस तो आप कैलकुलेट करोगे, ए बी भी वो गया, फिर वो बी सी गया था सर, वो फिर सी डी गया था सर, फिर वो डी ए गया था। हमने चारों को ऐड कर देंगे और पेरीमीटर जो होगा वो डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो पूरे ए पॉइंट से शुरू होके ए पॉइंट पे आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा? डिस्प्लेसमेंट कहेगा भाई हम इक्वल्स टू 0 है। क्यों? फिर से वही डेफिनेशन याद करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियली कहां से चला था? ए से, फाइनली कहां पहुंचा? ए पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ये मेरा एग्जांपल 2 हो गया। चलो एग्जांपल 2 जिसको समझ में ना आए ग्रुप पे मुझे फिर से बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक दो बार खुद वीडियो को रिपीट करके देखना। अब एग्जांपल 3 लेता हूं। एग्जांपल 3 में एक बंदा इस ए पॉइंट से चला, इस बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर इस बी पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, और सी से उसने वापसी करी और बी पॉइंट पे आ गया, राइट। मान लेते हैं ये 100 मीटर का डिस्टेंस था और ये उसका 50 मीटर का डिस्टेंस था। अब उस फाइनली किस पे आया है? फाइनली वो किस पॉइंट पे आया है? फाइनली वो बी पे आया है, ठीक है। तो अब उसका डिस्टेंस क्या जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू, पहले वो ए बी गया था 100, फिर वो बी सी गया था 50, फिर उसने बीसी से सीबी यानी वापसी की, यहां से यहां गया था और यहां से वापसी की थी, तो प्लस एक 50 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 200 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा? डिस्प्लेसमेंट कहेगा भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की बात करो, सो ए से बी की बीच की दूरी कितनी है? 100 है। अब इस बात में, इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट 100 है, ये तो बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन इस 100 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को एक तरह से और समझाना चाहूंगा। मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि 100 गया प्लस 50 और गया और प्लस माइनस 50 वो वापस आया, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को पहली डेफिनेशन में क्या बोला था? डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार तो उसका 100 और ये 50 चलते में डायरेक्शन सेम पाथ में था, लेकिन यहां डायरेक्शन रिवर्स हुआ, तो हमने नेगेटिव साइन का यूज कर दिया कि उसने सीबी पे डायरेक्शन से वापसी करी थी, तो यहां माइनस 50 ले लिया। अब ये माइनस 50 और 50 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी आंसर 100 ही आना है। लेकिन इससे हमारी जो डेफिनेशन 1 थी वो भी शायद लोगों को समझ में आई होगी। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट में भी 100 ही आंसर है, और अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन से जाएं कि वो ए से बी 100, फिर बी से सी 50 और गया था, लेकिन सी से बी उसने वापसी करी थी, तो उसको हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि वो डायरेक्शन का चेंज था। तो नेगेटिव साइन की वजह से 50-50 कैंसिल हुए, आंसर तब भी 100 मीटर आया। लेकिन दोनों तरह से हमने अपनी डेफिनेशन को एग्जांपल 3 में समझा। ये तीनों एग्जांपल बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। क्लास 2 के वीडियो 1 में आपने एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट सीखे, अब वीडियो 2 में मैं एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट के आपको एक आध और दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 3 तक दिया था ना वीडियो 1 में, एग्जांपल नंबर 4, एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में यहां से यहां ये डायमेट्रिक एंड्स हैं, मैंने डायमेट्रिक एंड्स को ए बी लिख लिया। डायमेट्रिक एंड्स का मतलब जहां पे एक डायमीटर बनाई जा सकती है। अब मानो कि इस ए से कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, यहां से बी तक वो पहुंचा, तो अगर बंदा ए टू बी चला ऑन दी सर्कुलर पाथ, तो ए टू बी में चलने में आपको मालूम है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होती है? याद आई? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा कितना होगा? पाई आर। तो पाई आर बंदा ए से बी में चला, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हुई? पाई आर, ठीक है ना। 2 पाई आर पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, तो आधे सर्किल का पाई आर हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एनी गेसेस? किसी के दिमाग में अभी से आ गया है? चलो आ गया है दिमाग में, वेरी गुड। नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस पाई आर थी, डिस्प्लेसमेंट 2r है, क्योंकि हमारी कौन सी डेफिनेशन ने डिस्प्लेसमेंट को 2r किया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2r हमेशा पाई आर से छोटा होगा कि नहीं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, ठीक है। अब मान लो इसी एग्जांपल में बंदा a टू a चलता है, a टू b नहीं, a टू a चलता है, तो a टू a चलने का मतलब क्या होगा? a टू a चलने का मतलब होगा कि यहां पे a से b पे पहुंचा, यहां पहुंचा, वापस a पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब की बार उसने पूरा सर्कमफ्रेंस ट्रैवल कर लिया, तो डिस्टेंस पूरी 2 पाई आर हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एनी गेसेस? कितने लोगों के दिमाग में आ गया? चलो गुड, जिनको आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 0। क्यों? फिर से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट।
और अगर सेम होगा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर एज 0। अब अगर वो 4 चक्कर भी लगा लेता है तो 4 चक्कर लगाने के बाद, चलो इसी एग्जांपल में मैं थर्ड पार्ट लेता हूं कि 4 राउंड्स ले लिए उसने। आफ्टर 4 राउंड्स, आफ्टर 4 राउंड्स, तो आफ्टर 4 राउंड्स डिस्टेंस क्या हो गई? आफ्टर 4 राउंड्स डिस्टेंस क्या हो गई? 4 इंटू 2 पाई आर। भाई 2 पाई आर का एक राउंड है तो 4 बार 4 चक्कर लगा लिए तो 4 इंटू 2 पाई आर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेचारे का क्या रहा? डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 ही रहा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी 0 ही है। तो इससे एक और नई बात हम लोगों को सीखने को मिलती है कि पूरे सर्किल में कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका सिर्फ 2r हो सकता है, क्योंकि यहां पर कॉर्ड, ये हम लोगों ने सीखा है ना मैथमेटिक्स में कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नहीं सीखा तो सीख लो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो डायमीटर से बड़ी तो कोई कॉर्ड होगी नहीं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं पर भी सर्किल में डायमीटर से बड़ा हो नहीं सकता। यानी पूरे सर्किल में अगर उसे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में मैक्सिमम दूरी ट्रैवल करनी है तो उसके पास इकलौता रास्ता है डायमीटर ट्रैवल करना, और डायमीटर 2r होती है। तो एक सर्कुलर पाथ में वो कितने भी चक्कर लगा ले, 2r से ज्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट कभी हो ही नहीं सकता। ये हमारा अक्सर पूछे जाने वाला 1 मार्कर क्वेश्चन है कि इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका सर्कुलर पाथ में कितना होगा? हमेशा 2r। वीडियो 2 में चारों एग्जांपल्स मैंने क्लियर कर दिए थे। एक बार फिर से वीडियो 3 में एग्जांपल्स रिवाइज कर लो डिस्प्लेसमेंट के। एक एग्जांपल ऑफ राइट ट्रायंगल जिसमें AC ही आपका जो हाइपोटेनस है वही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो उसी को डिस्प्लेसमेंट माना जाता है, भले ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड ABBC हो। सेकंड एग्जांपल रेक्टेंगल का था जिसमें आप अगर C पॉइंट पर हैं तो भले ही आपको AB प्लस BC ट्रैवल करना पड़ा हो एज अ डिस्टेंस, बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो AC माना जाएगा। और अगर आप A पॉइंट से वापस A पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। चाहे जितने चक्कर लगाएं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ विद रिटर्निंग था, जिसमें A टू B गए थे, B टू C गए थे और C से वापस B पे आए थे, तो C टू B का जो पाथ था वो नेगेटिव एडिशन हुआ था, जिससे सब्ट्रैक्ट होके हमारी AB वाले पॉइंट की ही जो दूरी थी वही डिस्प्लेसमेंट कहलाई थी। और एग्जांपल नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली डेफिनेशन हमारी क्या कहती थी डिस्प्लेसमेंट की? वो ये कहती थी कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो बाद में डिस्टेंस ट्रैवल किया गया उसको नेगेटिव मानना पड़ा। और दूसरी डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वो भी सेटिस्फाई कर रही है इस एग्जांपल 3 में। A टू B की वैल्यू निकालते हैं। एग्जांपल 4 हमारा सर्कुलर पाथ का था। इसमें हमने क्या सीखा था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक सर्कुलर पाथ में सिर्फ 2r हो सकता है, विच इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। और अगर आप A पॉइंट पे वापस आते हो चाहे जितने चक्कर लगाओ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा 2 पाई r n इंटू 2 पाई r, जितने नंबर ऑफ राउंड्स उतने 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा अगर आप इनिशियल पॉइंट पर ही हमेशा वापस आ जाते हो पूरा सर्कल का चक्कर लगाकर। ये चारों एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट के अच्छे से कॉपी में बना लें, अच्छे से कॉपी में रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड। क्या है हमारा अगला टॉपिक? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड बेसिकली क्या है बच्चों? टू एवरेज स्पीड V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एवरेज स्पीड को, V एवरेज, V एवरेज, ठीक है। V नीचे एक छोटा सा AVG डॉट ऐसे लगा दिया, ये नीचे है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। V थोड़ा बड़ा सा है, AVG थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। तो V एवरेज होता क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्मूला रहता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब जरा मैं एवरेज स्पीड में आगे बढ़ने से पहले कुछ सिंबल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एवरेज स्पीड नोट कर लो। ये सिंबल्स के बारे में जो तुम्हें बता रहा हूं, ये नोट चाहे तो तुम थोड़ा पहले कर लेना या इसको साइड में कहीं नोट कर लेना। जो हमारा स्पीड का सिंबल था वो बचपन से S रहता था, लेकिन अब हम स्पीड का सिंबल V बनाएंगे। और जब स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक साथ आएंगी किसी जगह पर, तो V के ऊपर एक ऐसा एरो कैप लगा देंगे और ये एरो कैप रिप्रेजेंट करेगा स्पीड विद डायरेक्शन यानी वेलोसिटी।
और अगर स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही क्वेश्चन में एक साथ इन्वॉल्व नहीं है तो सिंपली आप v से रिप्रेजेंट कर लो, अपने आप टीचर भी समझ जाएगा कि आप स्पीड की बात कर रहे हो कि वेलोसिटी की, जो क्वेश्चन में उसकी बात कर रहे हो। बट दोनों अगर क्वेश्चन में होती हैं तो एरो कैप लगाना जरूरी है वेलोसिटी को अलग से स्पेसिफाई करने के लिए। अब डिस्टेंस का जो सिंबल आप पढ़ते रहे वो हमेशा डी से पढ़ते रहे क्लास 8 तक, लेकिन अब आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करोगे एस से। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ आ जाते हैं किसी क्वेश्चन में तो उस जगह पर आप एस के ऊपर एरो कैप लगाओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरो कैप क्या शो करेगा, ये डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो ये चार चीजें एकदम कहीं साइड में नोट कर लो। इनफैक्ट मुझे तुम लोगों को वीडियो 1 में ही बता देनी चाहिए थी क्लास 2 के, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता दिया। इसे साइड में कहीं नोट करो। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करोगे, वेलोसिटी को v विद द एरो कैप। अगर दोनों एक साथ हो तभी इस एरो कैप वाले का इस्तेमाल करने की जरूरत है, वरना v ही लिखोगे वो अपने आप टीचर समझ लेगा कि आप स्पीड की बात कर रहे हो कि वेलोसिटी की, एज पर द क्वेश्चन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में s फॉर द डिस्टेंस, s विद द एरो कैप फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरो कैप बिल्कुल s पे सटा के ऊपर एकदम एरो कैप लगाई जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कहीं कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड वेरी प्रॉपर्ली। चलो अब मैं वापस आता हूं अपने एवरेज स्पीड वाले टॉपिक पे। तो एवरेज स्पीड वाले टॉपिक में वी एवरेज हम लोगों ने क्या सीख लिया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, कोई S1, S2, S3, जितनी चाहे डिस्टेंसेस दी हो और जितने चाहे टाइम दी हो, T1, T2, T3। इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर तुमसे कहा गया कि कोई 50 मीटर चला था 2 मिनट्स में, नेक्स्ट 100 मीटर वो चला 1 मिनट में, नेक्स्ट 400 मीटर चला 30 सेकेंड्स में। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है उस बंदे की। तो एवरेज स्पीड आप क्या करोगे, सारे जितने भी डिस्टेंसेस दिए हैं सबका सम कर दिया, जितने भी टाइम दिए हैं सबका सम कर दिया, रेशियो बना दिया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब अगला टर्म हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी। बड़ा सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड जब ये है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज विद द एरो कैप। एरो कैप लगा दिया क्योंकि यहां वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये S1, S2, ये S1, S2 सबके ऊपर एरो कैप लग रही है, तो क्या बन जा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट्स बन जा रहे हैं। और सेम वही टाइम है, यानी इस पार्ट में आप कैसे सॉल्व करोगे कि कोई एक डिस्प्लेसमेंट है S1, कोई T1 टाइम में चला है, कोई S2 T2 टाइम में चला है, कोई S3 T3 टाइम में चला है। जितने भी डिस्प्लेसमेंट हैं सबका सम कर दो, जितने भी टाइम है उनका सम कर दो। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी का हो गया। देखो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, सेम वैसा ही अंतर है। यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है। ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला 1 थे। अब इसी के जो फॉर्मूला 2 हैं उन फॉर्मूला 2 को सीखना है। तो फॉर्मूला 2 इनके लिए क्या रहते हैं, फॉर्मूला 2 एवरेज स्पीड का रहता है v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2। अब तुम कहोगे सर ये u कहां से आ गया, आपने u के बारे में नहीं बताया था। बेटा u जो होता है वो इनिशियल स्पीड के लिए होता है, इनिशियल स्पीड के लिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। मान लो कोई मैंने इनिशियल स्पीड मानी कि वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, और फाइनली अब वो 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है या 12 पे चल रहा है। तो 5 से 12 पे पहुंचने में उसने 7 मीटर पर सेकंड का गेन किया, तो उसकी इनिशियल वाली और फाइनल वाली अपॉन 2 कर दो, ये एवरेज स्पीड हो जाती है। और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस u, दोनों v और u पे एरो, अपॉन 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये फॉर्मूला नंबर 2 है एवरेज स्पीड का और एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज स्पीड के केस में आप क्या लोगे, एवरेज स्पीड के केस में आप लोगे v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2। u क्या है, इनिशियल स्पीड। यानी हर समय पर जरूरी नहीं है ना कि इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल जीरो से ही उठ के चलाओ, इनिशियली भी उसकी कोई स्पीड हो सकती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कब फॉर्मूला 1 लगाना है, कब फॉर्मूला 2 लगाना है। तो बेटा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको ये जज करना पड़ता है, और विद प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ये सेट हो जाएगा कि कब कौन से न्यूमेरिकल में फॉर्मूला 1 यूज करना है, कौन से में फॉर्मूला 2 यूज करना है। लेकिन आपके दिमाग में दोनों रहने चाहिए कि इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 वाला भी एक फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाला भी फॉर्मूला हमारा रहता है। एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हियर आई एंड विद माय क्लास 2 विद द वीडियो 3। ठीक है, अब क्लास 3 में बाकी की बात करेंगे।